हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल लॉ बीए एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर से। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो इस 20 मार्क के क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। ऑल्सो कमेंट में मुझे ये बताएं कि किस तरह की वीडियो आप या किस क्वेश्चन को आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण, नियंत्रण और दुष्प्रेरण के संबंध में केंद्रीय सरकार की विभिन्न शक्तियों की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटिंग टू प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसके आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। आंसर में ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। इसके तहत भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के पास देश में पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए व्यापक और कड़े अधिकार हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानक निर्धारित कर सकती है, उद्योगों को बंद करने या बिजली पानी काटने के निर्देश दे सकती है और खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन के लिए नियम भी बना सकती है। अब हम लोग देखेंगे इसके दंड के प्रावधान क्या है, पनिशमेंट फॉर वायलेशंस क्या-क्या हैं इसके। तो उपरोक्त यदि कोई इन नियमों या सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो सरकार के पास सख्त सज़ा दिलाने की शक्ति है। जिसमें पहला है जेल, 5 साल तक की कैद जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है अगर कोई इन नियमों या निर्देशों का उल्लंघन करता है तो। दूसरा है जुर्माना, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर 5,000 प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है। तो आपने देखा कि इन नियमों का उल्लंघन करने पे केंद्र सरकार किस तरह के जुर्माने और सज़ा का प्रावधान है केंद्र सरकार के नियमों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे है, यहाँ केंद्र सरकार की मुख्य शक्तियों की आसान भाषा में व्याख्या की गई है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इनको शक्तियाँ क्या-क्या दे गई थी केंद्र सरकार को, और उसके बारे में मैंने एक-एक एग्ज़ाम्पल भी रखा है ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी-सी आसानी हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मानक निर्धारित करना यानी सेटिंग स्टैंडर्ड। तो केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है कि वह देश भर के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक तय करे। इसमें हवा, पानी और मिट्टी में प्रदूषकों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना शामिल है। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि सरकार यह तय करती है कि किसी फैक्ट्री की चिमनी से कितना धुआं निकल सकता है या किसी कार से कितना कार्बन उत्सर्जन यानी जैसे बीएससी मानक होना चाहिए। तो इस तरह की मानक निर्धारित करती है केंद्र सरकार। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र में का निर्धारण, मतलब रिस्ट्रिक्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज। तो इसमें है सरकार यह तय कर सकती है कि कौन सा उद्योग कहाँ लगाया जाएगा और कहाँ नहीं। वह कुछ संवेदनशील इलाके जैसे राष्ट्रीय उद्यान या रिहायशी इलाके को प्रदूषण मुक्त क्षेत्र घोषित कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे हम समझते हैं कि ताजमहल के आसपास के क्षेत्र यानी टैपेजियम जोन में भारी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग पर प्रतिबंध लगाना। तो इस तरह के औद्योगिक क्षेत्रों का निर्धारण भी केंद्र सरकार करती है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट में है निरीक्षण और जांच की शक्ति, ये मतलब पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन। तो इसमें है कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी को यह अधिकार है कि वह किसी भी फैक्ट्री या स्थान में प्रवेश कर सके, वहाँ के उपकरणों की जांच कर सके और प्रदूषण फैलाने के सबूत इकट्ठा कर सके। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि यदि किसी फैक्ट्री पर नदी में जहरीला पानी छोड़ने का शक है तो अधिकारी बिना किसी रुकावट के वहां जाकर पानी के नमूने यानी सैंपल ले सकते हैं और उस कंपनी पे जो भी ज़रूरी कार्रवाई है केंद्र सरकार के नियमों के अधीन उससे उससे उस पे कंपनी पे कार्रवाई या जुर्माना किया जा सकता है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है उसमें है निर्देश देने की शक्ति या मतलब पावर टू गिव डायरेक्शंस। तो यह सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। सरकार किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या संस्था को लिखित निर्देश दे सकती है जिसका पालन करना अनिवार्य है। इसके तहत सरकार किसी भी उद्योग को बंद करने का आदेश दे सकती है, बिजली या पानी की सप्लाई काटने का आदेश दे सकती है
अब उदाहरण से हम समझते हैं कि यदि कोई केमिकल प्लांट सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है, तो सरकार उसे तुरंत सील करने का आदेश दे सकती है। तो इसमें निर्देश देने की शक्ति तो सरकार को है ही, इस पॉइंट में अब हमने देखा, और वो बंद भी करवा सकती है और वहाँ की बिजली पानी की सप्लाई भी काटने का आदेश दे सकती है। 5वां है हमारा पॉइंट, दुर्घटनाओं के लिए प्रक्रिया तय करना, मतलब हैंडलिंग एक्सीडेंट्स। यदि किसी स्थान पर बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाने की संभावना हो या दुर्घटना हो जाए, तो सरकार वहां तुरंत कदम उठाने और सफाई यानी रेमेडी के लिए नियम बना सकती है। तो इसमें है, जैसे उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे हुआ था, जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार खतरनाक रसायन यानी के रखरखाव और निपटान के लिए कड़े नियम बनाना मतलब जो है सो सरकार का उत्तरदायित्व बनता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए सरकार जो है सो किस तरह का मतलब प्रक्रिया रहेगा उस एक्सीडेंट को रोकने के लिए या उसको यू नो उससे हैंडल करने के लिए। तो इस पॉइंट पे हमने देखा। अब 6 पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना, एनवायरमेंटल लैब्स। सरकार प्रदूषण की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकती है या किसी लैब को मान्यता दे सकती है ताकि वह नमूनों की वैज्ञानिक जांच कर सके। अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष में क्या है कि तो केंद्र सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के माध्यम से राज्य सरकार के साथ समन्वय कर पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियां और कार्य योजनाएं बनाती है। जैसे हमारा एक है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो है वो एक एग्जाम्पल है, ये से लागू करती है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार जो है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किस तरह से संरक्षण करती है पर्यावरण का प्रदूषण से, उससे उसका नियंत्रण करती है और उसका जो है उसमें कमी किस तरीके से है, वो हम लोगों ने देखा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।